हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। क्या करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, हम टोटल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स का। मतलब हम वहाँ पर इंट्रोडक्शन भी करेंगे, हम वहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग बनाई जाती हैं। ये इम्यूटेबल हमारे पास डेटा टाइप होता है, तो इसकी इम्यूटेबिलिटी जो है वो कैसे प्रूव की जाती है, हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इसके पार्ट को इंडेक्स से या स्लाइसिंग से, हम कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, रिपीटिशन से क्या मतलब होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं हम स्ट्रिंग में। और अपने आप में एक 800 साढ़े 800 किलो का अकेला टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस। हम यहाँ पर टोटल बिल्ट इन फंक्शन जो है वो समझने वाले हैं, सिर्फ वो नहीं जो हमारी एनसीईआरटी में मिलते हैं या एक दो छोड़कर, ऐसा नहीं। हम टोटल बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो इसके सीखेंगे और वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एनीवे, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर मान लो हमारे पास इस तरह से सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क हैं और इनके बीच में मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी का मतलब मैं इसमें नंबर जो है वो दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी दे सकता हूँ, वर्ड जो सेंसिबल हैं या नॉन सेंस हैं कुछ भी टाइप कर दूँ, मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो ले लूँ। ये जब तक कि कोटेशन मार्क के अंदर रहेगा, पाइथन इसको एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। और इसको यूज़ करने के लिए ऑब्वियस है मुझे कोई ना कोई वेरिएबल जो है वो चाहिए होगा। तो इस तरह से मान लो मैं ए में ये असाइन कर देता हूँ, तो ए एक स्ट्रिंग हो गई मेरे लिए। अब अगर मान लो मैं बी इक्वल्स और इस तरह से लेता हूँ, तो बी जो है वो हमारे लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। एम्प्टी स्ट्रिंग में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको प्रिंट लेकर दिखा देता हूँ और दोनों को अलग अलग दिखाता हूँ, ए को भी बी को भी। हमारे पास अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो परफेक्टली एम्प्टी होती है। ये लिस्ट की तरह या ट्रिपल की तरह आपको कोई ब्रैकेट या कोई साइन नहीं देगी, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको मैं यहाँ पर आउटपुट लेकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ए जो है, ए का आउटपुट आपके सामने है, लेकिन बी जो है जस्ट वो एक लाइन क्रिएट हुई। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पर बी नहीं लिखता तो भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता। ये आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बिना किसी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के प्रिंट कमांड रन करता हूँ, तब भी मुझे वो लाइन इस तरह से दे रहा है। और अगर मैं कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ तब भी वो मुझे इसी तरीके से दे रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन इसमें ये क्लियर होता है कि ये स्ट्रिंग आपकी क्रिएट हो गई है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बात अलग है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं है, उसके अंदर आप कोई वैल्यू बाद में, ऐसा नहीं होता कि आप पहले वहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लें और फिर उसके बाद जो है आप कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर डाल दें। क्योंकि जब भी आप वहाँ पर दूसरी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका जो बी आइडेंटिफायर है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका क्या मतलब है वो हम बात करते हैं ज़रा इम्यूटेबिलिटी में। उससे पहले मैं आपको स्ट्रिंग क्रिएशन जो है उसका एक और वे बता देता हूँ। उसका क्या वे है, अगर मान लो हम वहाँ पर str ये कमांड लेते हैं, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में हम वहाँ पर कोई एक लिस्ट, कोई नंबर या कोई भी दूसरा डेटा टाइप जो है वो अगर डालते हैं तो वो वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन हो सकता है आपको अभी इंट्रोडक्शन में समझ में ना आए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग जरूर क्रिएट की जा सकती है। जैसे मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो ये जो है ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। आपको कैसे पता चलेगा एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई? क्योंकि मैंने आपको बताया है जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग में वहाँ पर एक लाइन जो है वो आ जाती है, उसमें कुछ भी टाइप होकर नहीं आता। हाँ, नंबर जो है वो आप जानते होंगे, लिस्ट और ट्रिपल हो सकता है आपने अभी ना पढ़े हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाइथन में स्ट्रिंग तक पहुँच गए और आपको नंबर्स का ना पता हो। तो अगर मान लो मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिया और अब मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये यहाँ पर 12 आ गया। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो 12 है ये एक नंबर की तरह आया है। ये अब नंबर नहीं बचा। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर c+8 करूँ, तो नॉर्मली जो है वो हमारे पास 12+8 20 होता है। लेकिन अब आपको सामने यहाँ पर मैं दिखाता हूँ क्या होगा। ये हमारे पास एक एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? क्योंकि अब जो c है वो हमारे पास एक नंबर नहीं है, वो साफ बता रहा है यहाँ पर नॉट इंट, वो एक इंट नहीं है। अब इंट नहीं है तो क्या है वो है एक स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस है स्ट्रिंग के अंदर हम वहाँ पर इंटीजर जो है उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग वो मैंने इसी के साथ में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी की, यानी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो म्यूटेबल क्यों नहीं है, म्यूटेबल होता क्या है। इम्यूटेबल है तो हम उसको प्रूव कैसे करें, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। नेम, मान लो मैं जो है यहाँ पर एक नाम लेता हूँ राम, और अब मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ श्याम।
अब यहाँ पर ये जो राम श्याम लिया है मैंने, इसमें सेम मैंने वहाँ पर आइडेंटिफायर लिया है, तो कई बार इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न आ जाता है। वो क्या कि नेम जो है वो मैंने राम लिया और फिर मैंने नेम श्याम लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नेम को चेंज किया। तो यहाँ पर जो है वो नेम के अंदर चेंज नहीं आया। यहाँ पर मैं आपको पहले प्रिंट लेकर दिखाता हूँ कि कन्फ्यूज़न होता कहाँ है। मैं यहाँ पर नेम जो है प्रिंट करवाता हूँ और इसके बाद जो है फिर दोबारा से आपको प्रिंट करवा के देता हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ कि चेंज नहीं हुआ, वो यहाँ पर मेरी बात जो है वो आपको लगेगा कि मैंने गलत बोला है। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। अब अगर हम आउटपुट में देखें तो आउटपुट में हमारे पास पहले जब हमने प्रिंट नेम किया तो हमारे पास राम आ गया, और फिर हमने प्रिंट नेम किया तो श्याम आ गया। तो जो मैंने बोला कि हम नेम को चेंज नहीं कर सकते, वो वाली बात तो गलत हो गई। अब ऐसे में जो है वो ऐसा लगता है कि नहीं, हम जो इम्यूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो तो गलत है, ये तो इम्यूटेबल है। अगर मान लो हम यहाँ पर राम है और यहाँ पर हम बाद में कहते हैं कि राम की जो स्पेलिंग है उसके अंदर डबल ए है, और यहाँ पर हम करके देखते हैं तो वो आराम से ले लेता है, राम भी ले लेता है, और फिर हम जब चेंज करते हैं तो चेंज भी हो जाता है। तो फिर यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी आई कहाँ पर? यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर मान लो मैं यहाँ पर इसकी आईडी लेता हूँ और अब मैं इसकी आईडी लेता हूँ, ये आईडी है क्या? ये आईडी है जो भी हमारा नेम वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन। अब अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग नंबर आए हैं, सेम नंबर नहीं आया। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास ये अलग अलग नंबर आए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने वहां पर जब नेम इज इक्वल टू राम लिया था, तो जो लैंग्वेज है हमारी पाइथन, उसने एक मेमोरी लोकेशन उसको दे दी। यानी हमारा नेम वेरिएबल जो है वो यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू राम में डबल ए के साथ में लिखा उसे, तो ऐसे में सेम मेमोरी लोकेशन पे उसने वहाँ पर चेंज नहीं किया, मतलब उसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, ये वाली पूरी की पूरी जो मेमोरी लोकेशन थी वो उसने वाइप की, और एक दूसरी मेमोरी लोकेशन में उसने जो हमारा नाम था नेम आइडेंटिफायर का, उसके अंदर जो RAAM है वो स्टोर किया। तो ये इम्यूटेबिलिटी है। अगर डेटा टाइप हमारा म्यूटेबल होता है तो ऐसे में हमारे पास मेमोरी लोकेशन सेम रहती है, वहां पर हम वैल्यू उसकी जो मर्जी करते चले जाएं। और ज़्यादा क्लियर एग्जांपल लेने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक म्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो लेना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसा कि आप स्ट्रिंग्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपने नंबर्स के अलावा और कुछ किया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग के बाद ही आमतौर पे लिस्ट और ट्यूपल जो है वो किए जाते हैं, जिसके अंदर लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, डिक्शनरी एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, लेकिन उसको भी स्ट्रिंग से बाद ही किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको एक हल्का सा आइडिया है, या फिर हम कहते हैं कि चलो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1,2 ले रहा हूँ, तो मैंने कोई एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पर मैंने 1,2 लिया है, इतना तो साफ नजर आ रहा है। ये लिस्ट है या नहीं है इसकी हम बात ही नहीं करते, हम यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है वो नेम हटा देते हैं। मान लो हम यहाँ पर L1 ले लेते हैं। अब ऐसे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, L1 अपेंड, और यहाँ पर हम 3 कर रहे हैं। ये क्या कमांड है ये आपको लिस्ट में समझ में आएगी। अगर आपने लिस्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैंने किया क्या है वो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 1 और 2 लिखा है, और उसके बाद इसी लिस्ट के अंदर मैंने 3 एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर जो है दोनों की दोनों आउटपुट लेकर दिखा देता हूँ। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास L1 जो हमारी लिस्ट थी उसके अंदर पहले वैल्यू थी 1 2, और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू जब मैंने अपेंड करवाई तो अब हो गई है 1 2 3। अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर आईडी लेता हूँ L1 की, तो ऑब्वियस है इसकी मेमोरी लोकेशन आएगी, और मैं ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ऑब्वियस है अभी भी वो L1 की मुझे मेमोरी देगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास लिस्ट की वैल्यू वहाँ पर 1 2 थी तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन थी एग्जैक्टली वो ही मेमोरी लोकेशन है, वैल्यू भले ही वहाँ पर चेंज हो गई हो। तो ये वहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप हो जाता है। मतलब वहाँ पर अगर सेम मेमोरी में हम जो भी आइडेंटिफायर हमने लिया हुआ है वो आइडेंटिफायर डिस्ट्रॉय हुए बिना, मेमोरी लोकेशन वाइप हुए बिना,
वहां पर उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो समझ लो वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर वहां पर वैल्यू चेंज होने पर जो मेमोरी है वो वाइप हो जाती है, रिक्रिएट होता है वो वहां पर वेरिएबल, तो वो इम्यूटेबल होता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आपको इम्यूटेबल या म्यूटेबल क्या होते हैं इस चीज को समझाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेसिंग बाय इंडेक्स एंड स्लाइसिंग। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पर जो है एक पहले से स्ट्रिंग ले ली है एस, और उसके अंदर ऑब्वियस है मैं एडवर्टाइजमेंट तो करूंगा ही करूंगा अपनी अकेडमी की, तो मैंने अपना नाम लिया है ईएल अकेडमी। तो ये जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसको छोड़ देते हैं, मेन क्या है, हमने ऐसे एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर ईएल अकेडमी उसकी वैल्यू ली है। अब अगर मान लो हमने इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है का मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, इसका कोई पर्टिकुलर हमें लेटर चाहिए या एक ग्रुप चाहिए, इसके बीच में तीसरा चौथा लेटर चाहिए, तो उसको हम किस तरह से अलग से निकाल सकते हैं। मान लो यहां पर हम ये EL अकेडमी में से सिर्फ डी चाहते हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये है एक्सेसिंग। अब एक्सेसिंग कैसे होती है उसके लिए आपको एक अलग से चीज समझनी पड़ती है, वो क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स सिर्फ स्ट्रिंग्स के अंदर यूज नहीं होता, बल्कि स्ट्रिंग्स जैसी कोई भी कलेक्शन, स्ट्रिंग्स जैसी कोई भी कलेक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑर्डर्ड हमारे पास एलिमेंट हों। ऑर्डर्ड एलिमेंट हमारे लिस्ट में भी होते हैं, ट्यूपल में भी होते हैं। तो लिस्ट हो, ट्यूपल हो, स्ट्रिंग्स हो, इनके अंदर क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर होते हैं। हर एक लेटर जो है वो इस स्ट्रिंग का एक एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर अगर हम ई देखें तो इसका एक इंडेक्स होता है, एल का एक इंडेक्स होता है, फिर हमारे पास स्पेस है उसका एक इंडेक्स होता है, और जो इंडेक्स होते हैं वो हमेशा जीरो से शुरू होते हैं। तो अगर मान लो हम यहाँ पर ई की बात करेंगे तो ये हमारा जीरो इंडेक्स पे जो भी लेटर है वो है, एल इंडेक्स 1 पे है, स्पेस इंडेक्स 2 पे है, और इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, यहीं पर ही नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो राइट टू लेफ्ट के लिए होती है। तो अगर हम y की बात करेंगे तो ये -1 होता है, और जैसे कि नंबर लाइन हमारी लेफ्ट पे जाते जाते वहां पर नंबर बड़े होते चले जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है -1 -2 -3। और प्लीज़ मुझे वहाँ पर मैथ्स का कुछ मत समझाना कि नंबर बड़े नहीं होते, नंबर छोटे होते हैं, मुझे भी पता है वहाँ पर नंबर छोटे होते हैं। हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे हम नेगेटिव में जाएंगे तो -1 के बाद -2 और -2 के बाद -3 आता है। ठीक है, तो नंबर बड़े होने से मेरा सिर्फ मतलब था कि 1 2 3 हो रहे हैं, बाकी वहाँ पर नेगेटिव हैं तो ऑब्वियस है वो नंबर जो है वो छोटे हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मान लो हम एक्सेस करते हैं कोई भी एक लेटर, मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ, तो हम किस तरह से एक्सेसिंग कर सकते हैं, हम एस के बाद में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। और जब कभी भी हम वहाँ पर किसी कलेक्शन के बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये हमारे लिए इंडेक्स ब्रैकेट हो जाती हैं। इसके अंदर हम जो भी इंडेक्स डालेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर इंडेक्स 5 डाला, तो इंडेक्स 5 पे जो भी एलिमेंट होगा वो वाला एलिमेंट हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 5, तो स्मॉल ए जो है वो हमारा यहाँ पर इंडेक्स 5 पे है। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल ए जो है वो आ गया। अगर मान लो मुझे डी चाहिए होता तो मैं यहाँ पर 6 जो है वो डाल देता, तो मैं यहाँ पर सेव करता, रन करता, और मेरे सामने डी आ जाता। तो इंडेक्सिंग जो है वो इतनी ईजी है। नेगेटिव इंडेक्स जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारा 6 पॉजिटिव इंडेक्स है वो अगर हम नेगेटिव के हिसाब से देखें तो -4 पे है। रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डी जो है वो सेम हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो ये तो था कि हम किस तरह से वहाँ पर जो इंडेक्स हैं उनको यूज़ करके जो भी हमारे पास वहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो लेटर है, उसको वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। कई बार क्या होता है कि हमें वहाँ पर एक से ज़्यादा जो हमारे पास लेटर्स हैं वो हमारे को इकट्ठे चाहिए होते हैं, या हमारे को कई बार जो है वो जंपिंग लेटर्स चाहिए होते हैं कि पहला चाहिए फिर दूसरा नहीं चाहिए, तीसरा चाहिए, कोई भी एक ऐसा सा पैटर्न जो है वो हमारे को चाहिए होता है। तो उसमें हमारी जो स्लाइसिंग है वो हेल्प करती है। अब ये स्लाइसिंग काम कैसे करती है उसकी बात करते हैं। स्लाइसिंग को समझने के लिए हमारे को जो है, मैं आपको पहले यहाँ पर, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो हमारे मल्टी लाइंस कभी भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं तो हम इस तरह से ट्रिपल कोटेशन मार्क जो है वो देते हैं। अब इसके अंदर मैं जितनी मर्जी लाइंस जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। इसके लिए हमें जो समझने की ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ें हैं। वो क्या है, स्टार्ट, दूसरी चीज़ जो है वो है स्टॉप, और तीसरी चीज़ जो है वो है स्टेप। तो ये स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जब भी हम स्लाइसिंग करवाना चाहते हैं तो स्लाइसिंग के लिए हमारे को जैसे इंडेक्स ब्रैकेट है बिल्कुल वैसी ब्रैकेट देनी पड़ती है।
ऑब्वियस है कलेक्शन के नाम के बाद, अगर कलेक्शन का नाम हमने एस लिया हुआ है तो एस के बाद लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमारे को 3 नंबर देने पड़ते हैं। मान लो मैं S1 बोलता हूँ पहले नंबर को, S2 बोलता हूँ दूसरे नंबर को, और S3 बोलता हूँ तीसरे नंबर को। तो ये हमारे पास S1 जो है ये हमारे लिए स्टार्ट वाला नंबर है, S2 जो है ये स्टॉप है, और S3 जो है ये हमारा स्टेप नंबर है। S1 ये किसको सिग्निफाई करता है? ये हमसे पूछता है कि हम कहाँ से कोई भी जो रिट्रीवल है, जो एक्सेसिंग है, वो करवाना चाहते हैं। मान लो हम कहते हैं कि हमारे को ए से शुरुआत चाहिए, तो ए से शुरुआत चाहिए तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे 0 1 2 3, तो हमारे को वहाँ पर 3 देना पड़ेगा। कहाँ तक हम चाहते हैं, मान लो हम ये अकेडमी पूरा चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास हम इंडेक्स नंबर के हिसाब से चलें तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे को 9th इंडेक्स जो है वो चाहिए। तो 9th इंडेक्स चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम 9 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 10, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में देते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो हमेशा +1 करके आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास इंडेक्स 9 तक की वैल्यू आएगी। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास S3 ये है स्टेप। अब ये जो स्टेप है ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपको रेगुलर एक के बाद एक सारे नंबर चाहिए या आपने जंप लेनी है। उस जंपिंग के लिए स्टेप जो है वो हेल्प करता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो स्टार्ट की जो वैल्यू है वो 0 होती है, स्टॉप की वैल्यू जो होती है वो हमारी लेंथ के ऊपर है। जो भी हमारी लेंथ होगी, लेंथ का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लेटर्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल 10 है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब स्पेस जो है उसको भी एक लेटर की तरह इंक्लूड किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 10 कैरेक्टर्स हैं। तो 10 कैरेक्टर्स हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास स्टॉप जो है वो अपने आप 10 होगा, अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो। स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो जो जो आप टाइप कर देंगे ऑब्वियस है वो ओवरराइड हो जाएगा, और अगर आपने कुछ टाइप नहीं किया वहां पर तो वो अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अब इसका जरा प्रैक्टिकल आउटपुट जो है वो लेकर देखते हैं। तो अगर मान लो हम प्रिंट चाहते हैं, हम क्या चाह रहे हैं? अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मैं अकेडमी चाह रहा हूँ, तो अकेडमी में मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो है ए का इंडेक्स लेना है, तो 0 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। कहाँ तक जाना चाहता हूँ? मैं लास्ट तक जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 10 देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूंगा तब भी वो हमेशा लास्ट, क्योंकि लेंथ जो होगी वो अपने आप ली जाती है। और यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ जो हमारा स्टेप है, मैं स्टेप भी छोड़ देता हूँ। स्टेप को छोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर ये वाला कॉलम देना भी नहीं पड़ता। मैं अगर 3 कॉलम इस तरह से देता हूँ तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 अपने आप हो जाएगा, उसकी हमारे को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं आउटपुट में आपको लेकर दिखाता हूँ कि आउटपुट में हमारे पास किस तरह से यहाँ अकेडमी आ गया। अब मान लो हम चाहते हैं कि सिर्फ EL आए। अब EL आए तो सीधी सी बात है, हम शुरू कहाँ से होना चाह रहे हैं? बिल्कुल शुरू से। जब हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉप वैल्यू यहाँ पर आपको मेंशन करने की ज़रूरत है। हम कहाँ तक चाह रहे हैं? हम सिर्फ EL चाह रहे हैं, तो इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, हम इंडेक्स 1 तक चाह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था इंडेक्स 1 अगर आप चाह रहे हो तो आपको 1 में 1 प्लस करके देना पड़ेगा। हमेशा स्टॉप जो भी आप चाहते हो उसमें +1 करके आप दोगे, तभी जाकर आपके पास EL आएगा। अगर मान लो हम यहाँ पर इसको 1 दे देंगे तो यहाँ पर सिर्फ E आएगा, क्योंकि जो भी हम वैल्यू देंगे वो वाली वैल्यू कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती। तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि सिर्फ E आया। अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तब हमारे पास EL इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल तरीका होता है स्लाइसिंग का। लेकिन स्लाइसिंग जो है वो इतना छोटा टॉपिक नहीं है। अगर मान लो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करने की कोशिश करें तो ये अकेला जो है वो 25-30 मिनट का टॉपिक है। और यही टॉपिक जो है वो आपको लिस्ट में भी करना पड़ता है, ट्रिपल में भी करना पड़ता है। जो भी आपकी ऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है उसके अंदर स्लाइसिंग जो है वो काम आ सकती है। तो इसीलिए मैंने स्लाइसिंग के लिए अलग से वीडियो बनाया है। ये क्योंकि पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग का वीडियो है, इसमें मैं नहीं चाहता कि आधा घंटा जो है वो मैं आपको यहाँ पर स्लाइसिंग ही समझाता रहूँ और आप जो मेन कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का वो आपके दिमाग से निकल जाए। तो इसको अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं कॉन्कैटिनेशन की तरफ। अब जो हमारा टॉपिक है कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटिशन। कॉन्कैटिनेशन में क्या है, हम 2 अलग अलग स्ट्रिंग जो है वो आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर से आप ध्यान रखना बच्चे कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं।
तो ऐसे में अगर आप वहाँ पर स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पर आप एडिट कर रहे हैं। जो आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो ही रहेगी जो है। आप एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं या फिर जो ओरिजिनल आपकी एक स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू बदल सकते हैं, लेकिन वैल्यू बदलते के साथ ध्यान रखना आपका आइडेंटिफायर जो है वो रिक्रिएट हो जाएगा। तो अब क्योंकि मैं आपको इम्यूटेबिलिटी पहले ही डिटेल में समझा चुका हूं तो अब मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आपको सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें अगर मान लो मैं a प्लस बी लिखता हूं, तो मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा, तो इसके अंदर मनोज और राणा। ठीक है जी, दोबारा से अपनी एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियस है क्योंकि वीडियो मेरा है तो नाम मैं अपना ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं मनोज और राणा इस तरह से लेता हूँ और बीच में मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, तो इसमें मनोज राणा आपस में इकट्ठा हमारे सामने आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि एग्जैक्ट जो लिखा है वो ही रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अपने आप को स्पेस ऐड हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। सिंपल मैंने वहाँ पर मनोज लिखा था और फिर राणा लिखा था, तो दोनों के दोनों एक के साथ में एक जुड़ कर आ जाएंगे। हम स्ट्रिंग के साथ में किसी भी दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं a प्लस बी नहीं करता और यहाँ पर जो है वो पहले एक स्ट्रिंग ले लेता, उसके बाद मैं इस तरह से b करता, तो बीच में जो मैंने स्ट्रिंग ली है ये यहाँ पर जुड़ जाती। इसके बीच में अगर मैं स्पेस लूँगा तो अब वो स्पेस भी आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर स्पेस भी आ गया। तो ये जो हमारे पास अलग अलग कमांड्स होती हैं, और सिर्फ यही नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन में भी आप सीखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हम यहाँ पर एडिट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बताया कॉन्कैटिनेशन का। अब हम बात करते हैं रिपीटिशन की। अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैं वहाँ पर रिपीट करवाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वहाँ पर ऑपरेटर होता है एस्टेरिस्क, स्टार साइन। मान लो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ, और हमेशा पैरेंथेसिस जो है वो हम यूज़ करें तो अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रेफरेंस होती है वो सारी की सारी याद रखना जो है वो कहा जाए कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारे दिमाग में नहीं रहता कि हाँ इससे ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस उसको मिलती है, क्योंकि आप सारे के सारे डेटा टाइप सब कुछ जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ ही नहीं करते। कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वहाँ पर महीनों महीनों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस लेवल याद रखने से तो बहुत अच्छा रहता है कि आप हमेशा पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ करें। तो अब अगर मान लो मैं पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर a*2 मुझे क्या करेगा, जो भी मेरी a की वैल्यू है उसको वो 2 बार देगा। मैं आपको यहाँ पर सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोज मनोज जो है वो 2 बार आ गया। उसके बाद जो भी है ऑब्वियस है उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर मान लो मैं कुछ और नहीं लेता तो सिंपल मेरे पास यहाँ पर मनोज मनोज जो है वो 2 बार आ जाता। तो रिपीटिशन जो है वो इतना छोटा सा टॉपिक है और उसको इतना छोटा ही रखते हैं क्योंकि इसको स्ट्रेच करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मेंबरशिप। मेंबरशिप भी देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इतना छोटा कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑपरेटर हैं, इन नॉट इन। और आपको बेसिकली सिर्फ इंग्लिश जो है वो इसकी समझनी चाहिए कि वहाँ पर इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं, जो मान लीजिए मैं आपको प्रिंट आउटपुट लेकर दिखाता हूँ, इसके अंदर सिर्फ 2 ही आउटपुट आते हैं, या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर x और मैं बोल रहा हूँ इन s। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसे ये बोला कि ये जो कैरेक्टर x है ये स्ट्रिंग s में है, और सेम मेंबरशिप जो है वो हमारे ट्रिपल में भी, और इनफैक्ट जितनी भी कलेक्शंस है सब में ही यूज़ होती है, वो ट्रिपल हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट्स हो, सबके अंदर जो है हमारे पास ये मेंबरशिप ऑपरेटर ऐसे ही यूज़ होता है। हमने यहाँ पर एक कलेक्शन ले लिया अब S, तो मैंने इसे बोला कि X जो है वो इस कलेक्शन में है। तो क्या यहाँ पर आप कहीं पर X देख पा रहे हैं? नहीं, X तो नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसको गलत बोल रहा हूँ। तो मैं अगर इसको गलत बोलूँगा तो ऑब्वियस है ये मुझे आउटपुट में फॉल्स देगा। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इंग्लिश जो है वो समझनी है, प्रोग्रामिंग जो है वो अपने आप सेम वैसी की वैसी आपको आउटपुट देगी। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट इन, मैंने लिखा नॉट इन, तो ये बात मैंने सच बोली है क्योंकि x जो है वो सही में यहाँ पर s में नहीं है, तो वो मुझे क्या देगा आउटपुट में, ऑब्वियस है वो मुझे ट्रू देगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मान लो कोई चीज़ है, अब जैसे कि मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ और स्मॉल ए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पर उसको गलत बोला है, तो मैंने उसको गलत बोला है तो ऑब्वियस है वो मुझे यहाँ पर फॉल्स देगा इस तरह से।
और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैंने इसको डी दिया और मैंने इसे नॉट इन एस बोला तो ये मैंने सच बोला है। आप इस वाले डी को इस वाले डी के साथ में कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि ये कैपिटल डी है और कैपिटल डी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो कैपिटल डी नहीं है तो इसका मतलब मैंने ये सही बात बोली है। अगर मैंने सही बात बोली है तो आउटपुट में वो मुझे ट्रू देगा। तो ध्यान रखेंगे कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण वो इस डी में और इस डी में दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन करती है लैंग्वेज। तो ये हमारा मेंबरशिप हो गया। और अब चलते हैं ट्रैवर्सिंग की तरफ। ट्रैवर्सिंग जो एक टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है हमारी किसी भी कलेक्शन के लिए। कलेक्शन मतलब जैसे अगर मान लो हम एक सीक्वेंस की बात करते हैं तो वो एक कलेक्शन ही है। जैसे अगर स्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स की। अगर कैरेक्टर देखें तो यहाँ पर सीक्वेंस में है, पहला कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर, फिर तीसरा कैरेक्टर, इस तरह से। अब ट्रैवर्सिंग में क्या है, ट्रैवर्सिंग में मेन होती है एक्सेसिंग, कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे कैसे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह से एक्सेसिंग हो सकती है ट्रैवर्सिंग में। या तो एलिमेंट बाय एलिमेंट, जैसे कि पहला एलिमेंट हमारे पास जो है वो स्मॉल ई है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास कैपिटल एल है, तीसरा स्पेस है, चौथा जो है वो कैपिटल ए है, एक तरीका। दूसरा तरीका है इंडेक्स बाय इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स 0 जो भी हो, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है, वो सिंपल इंडेक्स 0 पे जो भी वहां पर उस पोजीशन पे चीज है वो हमारे को सामने दे देगा। उसके बाद इंडेक्स 1, उसके बाद इंडेक्स 2, उसके बाद इंडेक्स 3 और इसी तरीके से आगे वो चलता जाएगा। तो एक एक करके ये दोनों मेथड करते हैं। पहले मैं आपको फोर लूप जो है वो समझाता हूँ। तो फोर लूप के अंदर अगर देखें तो फोर जो है हम लिखेंगे, उसके बाद हम कोई भी एक वेरिएबल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर आई दे दिया, फिर हम इन लिखेंगे और फिर हम कलेक्शन का नाम देंगे, जो भी कलेक्शन है। जैसे यहाँ स्ट्रिंग हमारी कलेक्शन है, ये हो गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो आई है वो एक एक करके इस कलेक्शन में हर एक एलिमेंट को रेफर करेगा। तो सबसे पहले लूप में ये ई जो है वो बन जाएगा, दूसरी बार में आई की वैल्यू जो है वो एल हो जाएगी, तीसरी बार में आई की वैल्यू जो है वो स्पेस हो जाएगी, और इसी तरीके से ये वाला लूप जो है वो चलता रहेगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पर प्रिंट करके बता देता हूँ कि किस तरह से आई आ रहा है। ये सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने आई को प्रिंट करवाया है, लेकिन मेरे पास वहाँ पर EL Academy प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो हर एक लूप में चेंज होगी। पहले यहाँ पर जो है वो आई की वैल्यू स्मॉल ई है, तो स्मॉल ई प्रिंट हुआ। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन में हम गए तो लूप ही खत्म हो गया, क्योंकि और कुछ हम करवा ही नहीं रहे। नेक्स्ट लूप में आई की वैल्यू कैपिटल एल हो गई, फिर नेक्स्ट लूप में आई की वैल्यू स्पेस हो गई। तो ये हमारे पास फोर लूप है जिसमें हम एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। सेकंड वे को समझने के लिए पहले आपको समझने की जरूरत है रेंज। मैं आपको पहले रेंज जो है वो समझा देता हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर रेंज लिखते हैं, और ये सेम तरीका क्यों, क्योंकि रेंज भी अपने आप में एक कलेक्शन है। रेंज जो है ये नंबर्स की कलेक्शन होती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो ये 0 1 2 3 4 जो भी लास्ट में हम लिखेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, और 0 से शुरू होगी रेंज। तो 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर्स की कलेक्शन हो गई। अब यहाँ पर अगर ये कलेक्शन हो गई तो सेम अगर मान लो मैं प्रिंट दूंगा तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। प्रिंट देने में यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो सबसे पहले 0 होएगी, फिर वहाँ पर 1 होएगी, और इस तरह से 4 तक जाएगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4। इसको ऐसा करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब जो है वो हमारे को आउटपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इसमें। तो 0 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, हम कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ पर हमारे को बार बार काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मेथड जो है, बिल्ट इन मेथड है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो है लेन। लेन मेथड आपको क्या देता है वो मैं आपको, इसको कमेंट करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि लेन मेथड आपको क्या देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ लेन एस, तो ये लेंथ देगा आपको एस स्ट्रिंग की। अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अभी के लिए वहाँ पर 10 है। तो ये टोटल अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काउंट करेंगे तो ये 10 होंगे। मैं एक छोटी स्ट्रिंग सिर्फ EL जो है वो मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। आप क्लियरली काउंट कर सकते हैं कि 2 है यहाँ पर, और लेन मेथड हमारे को 2 ही देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हम EL Academy हो, EL हो, या कुछ भी हम वहाँ पर देंगे एस में, वो उसकी लेंथ को काउंट करके दे देगा। तो ये आपको लेन मेथड पता चल गया। अब यहाँ पर मैंने आपको लेन मेथड क्यों बताया है, क्योंकि ट्रैवर्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमारे को रेंज देनी होती है तो हम यहाँ पर लेन जो है वो वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। लेन मेथड में क्या होगा, ये अपने आप जो है टोटल, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक अपने आप चलेगा। अब मैं अगर मान लो यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि लेन एस जो है मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाया है कि उसकी वैल्यू 10 है।
तो इसीलिए 0 से 9 तक नंबर कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि क्या हम ये नंबर एक्सेस करना चाहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ पर एलिमेंट ही एक्सेस करना चाहते हैं, भले ही वो इंडेक्स वैल्यू हो या कुछ भी हो, लेकिन चाहिए तो हमारे को यहाँ पर एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना सा चेंज लाना होता है कि हम यहाँ पर एस करें और जो आई है उसको इंडेक्स ब्रैकेट में ले लें। अब ऐसे में हमारे पास ये जो है आई ये बदलता रहेगा, और जैसे जैसे आई बदलेगा तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर बदलेगा, इंडेक्स नंबर बदलेगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी वहाँ पर एलिमेंट होगा वो बदलता चला जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास EL Academy जो सेम हमारे को आउटपुट मिला था इस वाले लूप में, वो वाला आउटपुट इस तरह से मिल गया। लेकिन दोनों एक्सेसिंग के वे अलग हैं। आपको वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है ये एक सिंपल वे वहाँ पर यूज़ करना पड़े, किसी दूसरी प्रॉब्लम में हो सकता है आपको वहाँ पर नंबर्स के साथ में कोई ना कोई डील करनी हो और आपको ये वाला वे यूज़ करना पड़े। तो दोनों वे आपने समझने हैं, दोनों वे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वे जो है उससे काम चल जाएगा। तो अब इसको कमेंट कर देते हैं और अब चलते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप जो है वो नॉर्मली हम जो है ट्रैवर्सिंग, खासतौर पे मैं अपनी बात करूं तो मैं सारे प्रोग्रामर्स की बात नहीं करता, मैं ट्रैवर्सिंग में यूज़ नहीं करता वाइल लूप। लेकिन वाइल लूप कई बार जो है, अगर मान लो कोई एक बड़ा ब्लॉक है जिसे हम वाइल लूप में रन कर रहे हैं, तो फिर हमारे को वहाँ पर अलग से फोर लूप जो है वो रन ना करना पड़े, तो हमारे को वाइल लूप भी चलाना आना चाहिए। उसमें भी ट्रैवर्सिंग जो है वो आनी चाहिए। मान लो हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम वाइल लूप के अंदर हो रहे हैं, तो हम वहाँ पर ट्रैवर्सिंग भी अगर चाहते हैं तो ट्रैवर्सिंग भी वाइल लूप में ही करवा सकते हैं, अलग से फोर लूप लगाने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मान लो हम पहले वाइल लूप में नंबर, जैसे मैंने आपको अभी रेंज में नंबर बताए थे किस तरह से निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइल लूप के अंदर सेम नंबर जो है वो कैसे लाएंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम i इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर वाइल लूप जो है वो रन करते हैं और कंडीशन क्या देते हैं, i लेस देन जो भी हमारे पास लेन ऑफ s है उससे छोटा जब तक है तब तक ये वाला वाइल लूप जो है वो रन होना चाहिए। अब ये बन गया हमारा इनफाइनाइट लूप। क्यों? क्योंकि i जो है उसकी वैल्यू है 0, i की वैल्यू 0 है तो वो ऑब्वियस है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है उससे तो छोटी है। तो अब क्योंकि वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से छोटी है तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम इसको इनफाइनाइट लूप नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि एक लिमिटेड वैल्यू के बाद ये वहाँ पर रुक जाए। तो ऐसे में हमारे को क्या है, इटरेशन चाहिए होती है कि यहाँ पर जो भी इटरेशन हो रही है वो एक के बाद एक के बाद एक वहाँ पर i की वैल्यू को बढ़ाए। तो वो कैसे हो सकता है, सिंपल कमांड i प्लस इक्वल्स 1, ये जो है इसे बोलते हैं हम इंक्रीमेंट। तो अब हमने क्या किया है कि i की वैल्यू को वहाँ पर इंक्रीमेंट दे दिया, तो हर एक वहाँ पर लूप के बाद वहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट मैं दो जगह ले सकता हूँ i का, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मतलब इंक्रीमेंट हम ब्लॉक के बाद में भी दे सकते हैं और ब्लॉक की शुरुआत में भी दे सकते हैं। फ़र्क क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। i की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है ये प्रिंट नहीं लूँगा और पहले इंक्रीमेंट दूंगा तो i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और उसके बाद मेरा ब्लॉक रन करेगा। तो मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 से शुरू होगी और 10 तक जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ सेव करके रन करके, और आप देख सकते हैं कि मेरी 1 से 10 तक आई। लेकिन हम जानते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से शुरू होनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे को जो है ये वाला प्रिंट लेकर यहाँ पर 1 से 10 तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये वाला प्रिंट यहाँ पर लेकर, मतलब ब्लॉक को रन जो है वो इंक्रीमेंट से पहले करना चाहिए। तो अब अगर मान लो मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नंबर जो है वो 0 से 9 तक आएंगे। तो सिर्फ इतना सा फर्क होता है प्रिंट बाद में लेने या पहले लेने में। और सिर्फ प्रिंट नहीं, पूरे का पूरा ब्लॉक जो है उसको पहले रन करने और बाद में रन करने में इतना ही फ़र्क आएगा। यानी i की वैल्यू या तो 0 से शुरू होगी या फिर वो 1 से शुरू होगी, अगर इस कमांड लाइन के बाद अगर आप जाएंगे तो। अब वही सेम चीज़ हमें जो चाहिए वो तो है ये। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में नंबर्स नहीं मिलेंगे और जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर एक एक लेटर जो है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। सेव करते हैं, रन करते हैं, और इस तरह से वाइल लूप जो है वो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स दे देगा उस स्ट्रिंग के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बिल्ट इन फंक्शंस। अगर हम नाम की बात करें तो नाम तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो उसमें बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो इतने सारे होते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पर नाम लेना शुरू करूँ तो कैपिटलाइज से लेकर जब तक मैं जेड फिल तक आऊँगा आप सो जाएंगे। तो अभी हम कन्फ्यूजन से दूर भागते हैं ज़रा
और सीधा सीधा इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने का मतलब बिल्ट इन फंक्शन जो है वो किस किस तरह से काम करेंगे, वहाँ पर आउटपुट क्या देंगे, वो मैं आपको सीधा सीधा समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शंस लिए हैं, ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये आपके जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के साथ में छेड़खानी करेंगे। कैसे? ये या तो स्मॉल लेटर को वहाँ पर कैपिटलाइज कर देंगे, या आपका जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देंगे। टाइटल केस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि टाइटल में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले से ही 4 स्ट्रिंग ली हुई हैं, ताकि मैं अलग अलग एग्जाम्पल जो हैं वो आपको दिखा सकूँ किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर एक एस स्ट्रिंग लेते हैं, और एस स्ट्रिंग जो है वो मैं कहता हूँ कि S1 और यहाँ पर कैपिटलाइज, इसको हम ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस दे देते हैं। प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर S। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटलाइज क्या करता है, जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, मतलब पूरा सेंटेंस जो भी आपने स्ट्रिंग दी है टोटल, उस स्ट्रिंग के अंदर आपका सिर्फ जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल करेगा, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल कर देगा। सेव करके रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई है ये कैपिटल हो गया EL अकेडमी का, ये एल जो है स्मॉल हो गया, और ये भी हमारा स्मॉल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। S3, मुझे टाइम नहीं लगेगा और आपको भी टाइम नहीं लगेगा ये समझने में कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो है उसमें हेलो जो है वो छोटा था, और वर्ल्ड जो है वो पूरा का पूरा मेरा कैपिटल लेटर्स में था। लेकिन जो आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ H जो है वो कैपिटल में है, बाकी सब कुछ जो है वो स्मॉल हो गया है। तो कैपिटलाइज क्या काम करता है, कैपिटलाइज आप जो भी स्ट्रिंग देंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा, बाकी सारे के सारे जो हैं वो उसको वहां पर स्मॉल कर देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं केस फोल्ड पे। केस फोल्ड क्या करता है, केस फोल्ड सारे के सारे लोअर केसेस में ले आएगा। अगर मान लो हमने ये S3 लिया है और S3 के अंदर हम सेव करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड यहाँ पर वर्ड था वो वाला वर्ड पूरा का पूरा यहाँ पर स्मॉल में आ गया। अगर मान लो हम किसी भी, मान लो हम S2 में ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन क्या है, हर एक कैपिटल को वो स्मॉल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक कैपिटल लेटर को वो स्मॉल लेटर बना देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो केस फोल्ड की जगह आपको लोअर लेकर दिखाऊं, तो लोअर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे वहाँ पर केस फोल्ड कर रहा है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क जो है वो आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसा है कि जो एस्की होती हैं, एस्की ASCII, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं उसको। जो एस्की हैं वहाँ पर, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो हैं एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उनके लिए आप लोअर से काम करेंगे तो वो ओके है। जो केस फोल्ड है, केस फोल्ड थोड़ा सा अग्रेसिव वर्जन है। वो अग्रेसिव वर्जन है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो है, अगर मान लो हम उसको एस्की दे दें, हम उसको यूनिकोड दे दें, हम किसी भी तरह की कोई भी लैंग्वेज दे दें, वो वहाँ पर कहीं पर इंक्लूडेड है या नहीं है वो नहीं देखेगा, वो उसको स्मॉल लेटर के अंदर लेकर आ जाएगा। कई ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनके बारे में अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। जैसे जर्मन वगैरह है, तो उसमें कई हमारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ पर एस्की में नहीं आते। तो वो जो एस्की में नहीं आते उसको यहाँ पर लोअर जो है वो स्मॉल में नहीं ला सकता। लेकिन उन लैंग्वेजेस में जनरली हमारे को कभी काम करना नहीं पड़ता। जब भी हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हम इंग्लिश में रहेंगे, और इंग्लिश में हमारे लिए लोअर ओके रहता है। एनीवे, आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो केस फोल्ड और लोअर मैंने आपको बता दिया है। स्वैप केस जो है वो स्वैपिंग करता है। सिंपल स्वैपिंग क्या होती है वो आप जानते ही हैं कि प्लेस को बदलना। तो लोअर को कैपिटल, कैपिटल को लोअर कर देगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं आपको स्वैप केस करके दिखाऊं, तो आप केस और S2 आप देख ही सकते हैं। S2 में हमारे पास क्या क्या कैपिटल है, क्या क्या स्मॉल है, आपके सामने ही है। तो यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं हेलो वर्ल्ड किस तरह से आ गया। और मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। टाइटल, टाइटल क्या करता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखता है, बाकी सब जो है वो उसको स्मॉल कर देता है। मान लो अब यहाँ पर मैं इसको टाइटल करता हूँ। ये ऑलरेडी क्योंकि टाइटल में है तो इसको ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग को बदल देते हैं। मान लो 3 जो है वो ले लेता हूँ और यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलो, उसके अंदर भी फर्स्ट कैरेक्टर H कैपिटल हो गया, और जो वर्ल्ड है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास W जो है वो कैपिटल हो गया। अब जो हमारे पास, अगर आप एग्जाम्पल एक और लेना चाहें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, वो भी आप देख सकते हैं। मान लो EL अकेडमी है तो उसमें हमने देखा कि E कैपिटल हो गया, L स्मॉल हो गया, और अकेडमी जो है वो पहले से टाइटल में था तो उसको वहाँ पर उसने टच नहीं किया। तो ये हो गया टाइटल। अपर जो है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि वो क्या करेगा।
ये सारे के सारे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको वो अपर में लेकर चला जाता है। मतलब वहाँ पर अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो S1 को अगर हम करते हैं तो EL अकेडमी आप देख ही सकते हैं पूरा कैपिटल में हो गया। कोई सा भी हम यहाँ पर दे दें, मान लो हमने S4 दिया, आप देख सकते हैं कि ये पाइथन वर्जन पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया। नंबर्स जो हैं ऑब्वियस है उसको वो टच नहीं करेगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं उनको वो कैपिटल और स्मॉल कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर मान लो हम कोई सा भी बिल्ट इन फंक्शन ऐसा यूज़ करें जो कैरेक्टर्स को लोअर या अपर केस में लेकर आता है और वहाँ पर नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स को टच नहीं करते। तो ये तो थे हमारे पास जो मैंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर समझाएं। अब हम बात करते हैं ज़रा सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा वर्ड में। वर्ड में मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी हम पाइथन में किसी कंसोल पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम कोई एक वेब ऐप जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम कोई गेम वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कि हम किसी कंसोल पे काम नहीं करेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर एल जस्ट, आर जस्ट और जो सेंटर है वो किस तरह से काम करता है। अब जैसे कि ये वर्ड है, तो वर्ड के अंदर ये एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारे पास जो भी हम पेज के अंदर डिफाइन करते हैं वहाँ से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेफ्ट यहाँ पर है और इसका राइट जो है वो रफली यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक हमारी एक टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है जिसके अंदर हमने सिर्फ इतना सा टेक्स्ट जो है वो लिखा है। जब हम ये लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो एल जस्ट होते हैं, यानी उनका जो लेफ्ट होता है वो हमेशा जो टेक्स्ट फील्ड है उसके लेफ्ट के साथ में अलाइन होता है। अब मैं आपको यहाँ पर सेंटर करके दिखाता हूँ। ये अब हमने वहाँ पर जैसे हमारी पाइथन के अंदर सेंटर कमांड है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने वहाँ सेंटर कर दिया इसको। इसमें क्या होता है, आपकी स्ट्रिंग का सेंटर, आपकी टेक्स्ट फील्ड का सेंटर, आप पेज मान लीजिए अभी के लिए, क्योंकि जो मेरा पेज है वो जो भी लेफ्ट से यहाँ पर इंडेंट है और जो भी मैंने राइट के अंदर वहाँ पर दिया हुआ है वो बराबर है। तो आप ये मान लीजिए कि पेज का सेंटर और मेरी स्ट्रिंग का सेंटर अब सेम रहेगा। और अगर मैं इसे एडजस्ट कर दूं तो अब आप देखेंगे कि जो भी मेरी टेक्स्ट फील्ड थी उसका जो राइट एंड है, जो मेरी स्ट्रिंग का राइट एंड है उसके साथ वो ओवरलैप हो जाएगा। यानी दोनों के जो राइट एंड है उनका अगर मान लो ओवरलैपिंग होती है या दोनों के राइट एंड जो हैं उनको अगर हम मैच करते हैं तो वो होता है आरजस्ट। सेंटर में जो हमारी स्ट्रिंग का सेंटर है वो टेक्स्ट फील्ड का सेंटर हो जाता है, और जो हमारा एल जस्ट है उसके अंदर जो हमारा लेफ्ट एंड है स्ट्रिंग का, वो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड का लेफ्ट एंड है उसके ऊपर आ जाता है। तो ये तीनों जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो इस तरह से काम करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप पे जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो मैंने लिए हैं। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं सबसे पहला इसके अंदर फंक्शन जो है वो है काउंट। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और इस वेरिएबल के अंदर मैं कहता हूँ s1 डॉट काउंट, और काउंट के बीच में मैं कोई भी एक कैरेक्टर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने x दे दिया। तो ये क्या करता है काउंट फंक्शन, ये यहाँ पर जो ओपन पैरेंथेसिस जो क्लोज पैरेंथेसिस है इसके बीच में वो कैरेक्टर देखेगा और उस कैरेक्टर को फिर वो स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि वो कितनी बार है। अब ऑब्वियस है अगर मान लो हम S1 में देखें जो हमारी EL अकेडमी है यहाँ पर, इसमें अगर हम x को काउंट करें तो x है ही नहीं, तो ऑब्वियस है काउंट में जो है वो 0 आएगा और यही इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने x के अंदर 0 जो है वो असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो x है और ये जो x है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये x एक वेरिएबल है और ये x एक कैरेक्टर है जो कि हम यहाँ पर काउंट करवा रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं x जो प्रिंट करवा रहा हूँ वो ये है, ना कि ये। तो ये जब यहाँ पर काउंट करके 0 आएगा, वो 0 जो है वो इस x की वैल्यू में असाइन हो जाएगा, और जब मैं प्रिंट में आउटपुट लूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। अगर मान लो मैंने कैरेक्टर कोई ऐसा लिया होता जो इसके अंदर है, जैसे कि हम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं ई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार है EL अकेडमी में। तो ई अगर 2 बार है तो ये काउंट करके हमारे को 2 दे देगा, और आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से ये काउंट फंक्शन जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं फाइंड की। मान लो हम यहाँ पर फाइंड फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो फाइंड में क्या करेगा, ये जो भी कैरेक्टर हम इसको देंगे ये उस कैरेक्टर को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद जो भी उसका इंडेक्स होगा वो बताएगा, लेकिन हमेशा फर्स्ट अक्रेंस लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे को देगा। अगर वो वहाँ पर मल्टीपल अक्रेंस हैं तो ऐसे में सेकंड अक्रेंस जो है वो कहाँ पर है वो नहीं बताएगा हमारे को। तो अगर मान लो हम ई की बात करते हैं तो ई अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट लेटर ई है, यानी इंडेक्स 0 पे। अगर हम यहाँ पर जो है इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 आ गया।
अगर मान लो मैं यहाँ पर राइट साइड से इसको देखना चाहूँ कि ये ई कहाँ पर है, तो मुझे फाइंड की जगह आर फाइंड जो है वो मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया है 7। ये 7 कैसे आया है? अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ई है ये हमारे 7th इंडेक्स पे है और इसीलिए हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर 7 आया है। तो ये है फाइंड और आर फाइंड। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मान लो हम यहाँ पर कोई एक ऐसा कैरेक्टर लेते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है और फिर हम यहाँ पर रन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है -1। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैं फाइंड या आर फाइंड की जगह मैं इंडेक्स यूज़ करता और अब मैं यही चीज़ करता, तो आप देख सकते हैं कि सेम इस चीज़ में हमारे पास एरर आ जाता है। इस डिफरेंस के अलावा इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन और जो हमारा फाइंड बिल्ट इन फंक्शन है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फाइंड जो है वो ज़्यादा बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे को एरर नहीं देता। मतलब अगर हम कोई एक प्रोग्राम रन करवा रहे हैं तो उसके बीच में ब्रेकिंग नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज कि हाँ उसको वहाँ पर कोई एक इंडेक्स मिल नहीं रहा है, वो वहाँ पर -1 देकर उसको आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने वहाँ पर इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है तो ऐसे में वो एरर देगा और जो भी हमारा प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा इंडेक्स फंक्शन में आपको बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स फंक्शन में अगर मान लो हम कोई भी यहाँ पर एक लेटर लेते हैं, वही सेम अगर मान लो हम ई लेते हैं तो ये यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट इसको देखेगा कि कहाँ पर है, उसका इंडेक्स हमारे को दे देगा। जैसा कि पहले हमारे को 0 मिला था, ये हमारे को 0 मिल जाएगा। अगर हम राइट से वहाँ पर फाइंड करवाना चाहते हैं तो हम आर इंडेक्स करेंगे और जैसे हमारे को 7 पहले मिला था वैसे ही 7 इस बार मिल जाएगा। तो ये आप आउटपुट में देख सकते हैं। तो हमारे पास फाइंड, आर फाइंड, इंडेक्स, आर इंडेक्स जो है ये चारों बिल्ट इन फंक्शन जो है वो एक ही बार में हमारे को समझ में आ सकते हैं, कोई इनके अंदर खास डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस की। फॉर्मेट और फॉर्मेट मैप जो है वो थोड़े से डिटेल वाले हैं। तो रिप्लेस जो है क्योंकि वो एक सिंपल फंक्शन है तो इसको पहले मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ रिप्लेस और यहाँ पर जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई की जगह मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है उससे इसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। कैसे करवाऊँगा? सबसे पहले मुझे वो कैरेक्टर बताना पड़ेगा जो कैरेक्टर मैं वहाँ पर रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर से मैं उसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ कॉमा के बाद। तो अब अगर मान लो मैं इस तरह से ये कमांड देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मेरे पास यहाँ स्मॉल ई था वहाँ पर कैपिटल एक्स आ गया। और ये जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर अगर मान लो हम एक सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर ई एल ले लेता और उसको मैं एक्स से रिप्लेस करवाता तो भी ये रिप्लेस फंक्शन मेरा काम करता। अब अगर मान लो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उसको वो ई एल मिला उसने वहाँ पर उसको एक्स के साथ में रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब जहाँ पर ई अकेला मिलेगा वहाँ पर वो इस फंक्शन को टच नहीं करेगा। तो कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक वहाँ पर सब स्ट्रिंग जो है उसको चेंज किया जा सकता है किसी भी एक दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको ध्यान दिला दूं, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये तो म्यूटेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर S1 की बात करते हैं तो S1 एक अलग स्ट्रिंग है और यहाँ पर जब हम X की बात करेंगे तो X जो है वो एक अलग स्ट्रिंग है। वो बात अलग है कि S1 के कैरेक्टर्स जो हैं वो एक एक करके वहाँ से निकाले जाते हैं और X के अंदर फिल किए जाते हैं, बस जो भी हमारे पास एक ओल्ड कैरेक्टर होता है उसको न्यू कैरेक्टर से चेंज करके। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे S1 जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से हमने एडिट नहीं किया है। S1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वही है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल ही होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट की। ऐसा होता है कि अगर मान लो इसके लिए एग्जांपल गेम का ले लेता हूँ। जब हम गेम खेलना शुरू करते हैं तो क्या हमें पता होता है कि हम कितने स्कोर के बाद वहाँ पर गेम ख़त्म होने वाली है हमारी? गेम ओवर जो है वो किसी भी एक प्लेयर का हम पहले से तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो खेलने के बाद ही पता चलेगा कि उसका स्कोर क्या होगा, वहाँ पर कोई भी चीज़ जो भी हमने आउटपुट में देनी है वो क्या होगी। तो ऐसे में हमें वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। तो हमेशा जो हमारी प्रिंट कमांड्स होती हैं वो वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स नहीं ले सकती। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया स्कोर। तो मैं स्कोर जो है वो अगर स्क्रीन पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद मैं क्या लिखूँ? इसके बाद क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि स्कोर क्या आएगा तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा।
और ये जो फॉर्मेट हमारी कमांड होती है ये वहाँ पर हमारी हेल्प करती है। इसमें हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, और जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो ऐसे में जब हम यहाँ फॉर्मेट कमांड देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ x, जो कि गेम के अंदर अपने आप अपडेट हो रहा है। हर एक फ्रेम में x की वैल्यू जो भी है वो घट बढ़ रही है, जिस हिसाब से स्कोर वहाँ पर घट बढ़ रहा है। तो ये हमने एक x वेरिएबल ले लिया गेम से। अब x की कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वैल्यू जो है वो है मान लो 100, और यहाँ पर हमारी गेम ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो यहाँ पर ये कमांड है ये वाली कमांड अपने आप काम करेगी। अब मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्कोर जो है वो 100 अपने आप आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये करली ब्रेसेस दी थी, इस करली ब्रेसेस के अंदर जो है हमारे पास जो भी x की वैल्यू होगी वो अपने आप पुट कर दी जाएगी। और x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट 100 थी तो यहाँ पर स्कोर और कॉलन के बाद में हमारे पास 100 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मेट कमांड जो है वो वेरिएबल्स जो हैं उसको पुट करने में काम करती है कभी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम चाहते हैं तो। फॉर्मेट मैप भी थोड़ी सी एडवांस कमांड है, लेकिन काम वो भी ऐसे ही करती है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल, और इस चीज़ का पहले मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो फॉर्मेट से मल्टीपल वहाँ पर वेरिएबल नहीं दे सकते। तो ऐसा कंफ्यूज मत करना कि हाँ फॉर्मेट मैप ही आपको चाहिए वहाँ पर अगर मल्टीपल वेरिएबल चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पर हम 2 करली ब्रेसेस लेते और यहाँ पर मैं वेरिएबल जो है वो 2 ले लेता, और इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है मान लो 200 दे देता हूँ। तो ये यहाँ पर मल्टीपल भी दे सकता है हमारे को। ये आप देख सकते हैं कि स्कोर में हमारे पास 100 आ गया और 100 के बाद में यहाँ पर 200 आ गया। तो फॉर्मेट बिल्ट इन फंक्शन भी हमारे को मल्टीपल वेरिएबल दे सकता है, लेकिन फॉर्मेट मैप जो है वो ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें एक डिक्शनरी का यूज़ होता है। अगर आप अभी स्ट्रिंग कर रहे हैं और आपने डिक्शनरी नहीं किया तो हो सकता है आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि डिक्शनरी किस तरह से काम करती है। लेकिन अगर मान लो आप जो है अभी के लिए सिर्फ पैरेट स्टाइल लर्निंग चाहते हैं और यहाँ पर रट्टाफिकेशन चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे को सबसे पहले कोई भी एक की देनी होती है। मान लो मैंने x ले ली, उसके बाद कॉलन देना होता है और उसकी वैल्यू देनी होती है। मैंने यहाँ पर ये 100 ले लिया। इसके बाद कॉमा सेपरेटेड मुझे सेकंड एलिमेंट देना है, उसके लिए मैंने फिर y ले लिया और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर 200 ले ली। अब जो है मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ और ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है एक \t भी दे देते हैं ताकि दोनों के बीच में गैप आ जाए। अब यहाँ पर मैंने जो है ये करली ब्रेसेस जो हैं ये ले ली। अब करली ब्रेसेस के अंदर मुझे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब मैं चाहूँ कि मैं पहले वाले में y और दूसरे वाले में x पुट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मेट की जगह फॉर्मेट मैप जो है वो देना पड़ेगा, और फॉर्मेट मैप के अंदर मुझे डिक्शनरी जो है वो देनी पड़ेगी जिसके अंदर x और y की वैल्यूज़ हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर y दिया था, y की जगह y की जो वैल्यू है 200 वो आ गई, और जहाँ पर मैंने x दिया था वहाँ पर x की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है कि मुझे एक के बाद एक जो है वो वेरिएबल देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली वाली में दूसरे वाले वेरिएबल की वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले में पहले वाले की, ऐसा नहीं होगा। उसमें रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ जो हैं वो जाती हैं। फॉर्मेट मैप के अंदर क्या है कि हम डिक्शनरी के अंदर पहले से वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस डिक्शनरी को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हम वहाँ पर देना चाहते हैं करली ब्रेसेस के अंदर उसमें। तो अगर आपने अभी डिक्शनरी नहीं किया हुआ तो आप ये देख लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है आउटपुट देने के लिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ ग्रुप है इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है एनकोड। एनकोड क्या करता है, सिंपल जैसा नाम उसका बता रहा है कि वो एनकोड करता है कोई भी एक स्ट्रिंग है। मान लो मैं यहाँ पर x = s1 एनकोड जो है वो कर देता हूँ, तो ये जो है ये उसको अपने आप एनकोड कर लेगी। इसका जो आउटपुट है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ये आउटपुट में क्या दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने b जो है वो उससे पहले लगा दिया, लेकिन मेन क्या है कि ये जो है ये एनकोडिंग हो गई। मतलब लैंग्वेज जो है, और एनकोडिंग क्या होती है ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग्स तक आ गए हैं तो आपको पता होगा, आपने ASCII पढ़ा होगा, यूनिकोड जो है वो पढ़े होंगे।
तो जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, वो किसी ना किसी एनकोडिंग के साथ में रिलेटेड होते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही मेथड है जो वहाँ पर हमारी स्ट्रिंग को हमारे हिसाब से एनकोड करवा देता है। नॉर्मली जो है ये UTF-8 के अंदर एनकोड किए जाते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो यूनिकोड में नहीं, ASCII वगैरह में हो, तो हम उसको करवा सकते हैं यहाँ पर एनकोडिंग। अगर अब सीख रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल पाइथन की बात करें हम, तो उसमें आपका एनकोडिंग का कोई इतना खास काम नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वो है एक्सपेंड टैब्स, और एक्सपेंड टैब्स को समझने के लिए आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग ली है S5, जिसके बीच में मैंने A और B दो कैरेक्टर्स लिए हैं और एक बीच में टैब ले लिया है। \t जो है वो हमारे को टैब दे देता है। अभी के लिए मैंने x = S5 लिया है, और यहाँ पर मैं आपको x जो है वो आउटपुट में दिखाता हूँ कि क्या आएगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक A आया है, एक B आया है, और A और B के बीच में एक टैब जो है उसका डिस्टेंस है। अब ये जो गैप है, ये गैप पहले से नॉर्मली जो देखा जाए वो हमारे पास 4 स्पेसिस का होता है। अगर हम अलग से वहाँ पर जाएं किसी भी पाइथन में या किसी भी अलग वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको अलग से डिफाइन करें तो बात अलग है। जनरली अगर हम देखें तो ये 4 स्पेसिस का होता है। लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये वाली चीज़ जो है इसको चेंज करें, मान लो हम एक्सपेंड टैब्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर 2 जो है वो दे देते हैं, और अब यहाँ पर हम सेव करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग मेरी सेम है। लेकिन अब मैंने उस स्ट्रिंग के अंदर क्या किया है कि जो एक्सपेंड टैब्स है उसके अंदर 2 लिखकर यहाँ पर बीच में जो टैब है उसकी जो लेंथ है उसको डिफाइन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो उसके कारण क्या हुआ है कि एक गैप आ गया है और दूसरे पे मेरे पास B आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसी तरीके से 4 लिख दूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो आप देखेंगे कि बीच में मेरे पास जो है 3 स्पेसिस आ जाएंगे। ये 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, और चौथा स्पेस जो है उसमें मेरे पास वहाँ पर जो भी नेक्स्ट लेटर है वो आएगा, या नेक्स्ट जो भी मेरा वर्ड है वो वहाँ से शुरू होगा। तो इस तरह से एक्सपेंड टैब्स जो है वो काम करता है। अगर मान लो मैं 20 कर देता तो बीच में मेरे पास 19 ब्लैंक स्पेसिस आ जाते, और 20th पोजीशन पे मेरे पास सेकंड जो वर्ड या सेकंड जो मेरे पास कैरेक्टर है वो आता। बीच में यहाँ पर जो है वो मेरे पास 19 अलग अलग स्पेसिस आ जाएंगे। तो एक्सपेंड टैब्स इस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं मेक ट्रांस की, और साथ में ही हम बात करेंगे ट्रांसलेट की। मेक ट्रांस और ट्रांसलेट जो है ये दोनों के दोनों जो है इकट्ठे काम में लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? मान लो मैं यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग लेता हूँ x, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर मेक ट्रांस जो है वो यूज़ करता हूँ। अब मेक ट्रांस मैं कैसे यूज़ करूँगा? मान लो मैं कहता हूँ कि S1 जो है, S1 के अंदर मेक ट्रांस, और मेक ट्रांस के अंदर मैं यहाँ पर जैसे मैंने ई को एक्स से रिप्लेस किया था, बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मैं ई ले लेता हूँ और उसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूँगा, यानी S1 मेक ट्रांस ई एक्स। लेकिन अभी अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर कहीं पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर S1 जो है वो लेता हूँ और सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे EL अकेडमी आ गया। अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ और उसके बाद सेव करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल मतलब EX कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं वो हमारे पास ASCII कोड आ गए। लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि EX से रिप्लेस हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो मेक ट्रांस करता क्या है? मेक ट्रांस E को X से रिप्लेस तो कर देता है, लेकिन ये जो है जस्ट एक कोडिंग की तरह रह जाता है जब तक कि हम इसको ट्रांसलेट करते नहीं हैं। अब अगर मान लो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो क्या होगा? अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो बोलता हूँ कि S1 जो है इसको ट्रांसलेट करो। अब ट्रांसलेट जो है वो किस हिसाब से करें हम? मैं कहता हूँ कि x के हिसाब से करो, तो मैं उसकी पैरेंथेसिस के अंदर x को यहाँ पर इनपुट में दे देता हूँ, और अब जो है मैं इसको प्रिंट में लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको प्रिंट में लेते हैं, और अब जो है दोनों को प्रिंट में ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर मैंने ये कमांड दी थी उसके कारण जहाँ पर भी ई था वो वहाँ पर कैपिटल एक्स से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार मेक ट्रांस जो है वो देकर इस डिक्शनरी के हिसाब से जब कभी भी हम इसको ट्रांसलेट करवाते हैं, तो हमारे पास जो भी यहाँ पर ASCII होता है उस नंबर को इस वाली ASCII नंबर से चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो है ये एक रिप्लेस फंक्शन जो है उसको अलग ढंग से यूज़ करने का एक दूसरा वे है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हम ट्रांसलेट क्यों यूज़ करें, लेकिन हाँ इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए इस स्टेप पे। तो अब हम बात करते हैं जेड फिल की।
अब जेड फिल क्या है? जेड फिल जो है, फिर से मैं आपको गेमिंग में लेके चलता हूँ। गेम्स में आपने देखा होगा कि कई बार जो स्कोर्स लिखे हुए होते हैं, उन स्कोर्स के अंदर पहले से ही जीरोस मेंशन होती हैं। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ S6, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरा स्कोर है यहाँ पर 15, और इसको मैं स्ट्रिंग जो है वो बना देता हूँ। ये मेरे पास 15 जो है, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। और अब मैं अगर मान लो ये कहूँ कि यहाँ पर S6 जो है वो मैं प्रिंट लूँगा, तो आपको पता ही है कि क्या आएगा। ऑब्वियस है, मेरे पास 15 अगर उसकी वैल्यू है तो वो 15 ही आएगी, तो ये 15 आ गई। लेकिन जब मैं आउटपुट देना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग का, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है सर्टेन जीरोज़ के साथ में जाए। अगर आपने सिंपल से सिंपल गेम खेली है, जैसे कि मारियो खेली हो अगर आपने, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी वहाँ पर गेम के अंदर स्ट्रिंग्स दी जाती हैं, तो उसके अंदर प्लेसेस पहले से डिफाइन होते हैं कि हाँ, इतने प्लेसेस तक स्कोर जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जेड फिल जो है ये वो ही काम करता है। इसमें अगर मान लो मैं जेड फिल लेता हूँ, और जेड फिल के अंदर मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ कि जेड फिल जो है वो मान लो 10 प्लेसेस तक रहेगा, तो मेरा जो भी नंबर है वो यहाँ पर मेरे नंबर को देखेगा, और बाकी जितनी भी इसके अंदर लेफ्ट में उसने जीरो पुट करनी है वो जीरो पुट करेगा। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 10 रखेगा। अब मैं अगर मान लो यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 15 आया है, लेकिन विद 8 जीरोज़। तो अगर मान लो 8 जीरोज़ जो है, यहाँ पर मेरा स्कोर होता है यहाँ इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पर 5 जो है वो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं स्कोर में। अब अगर 5 मैंने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, तो सेव करके अगर मैं रन करूँगा, तो आप देखेंगे 5 जीरोज़ जो हैं वो यहाँ पर अपने आप आएंगी। तो कई बार जहाँ पर हमारे को, ज़्यादातर वैसे ये गेमिंग में ही होता है, जहाँ पर हमारे को जो है वो पहले से प्लेसेस डिफाइन करके देने होते हैं कि हाँ, इतने प्लेसेस तक कोई भी स्कोर जो है वो बढ़ सकता है, वहाँ पर हम जेड फिल यूज़ करते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जेड फिल सिर्फ तब काम में आएगा जब जो भी हम नंबर दे रहे हैं वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा हो। अगर मान लो हम यहाँ पर S1 देते, और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ 5 देता, तो S1 की लेंथ ऑलरेडी 10 है। अब मैं अगर सेव करके रन करूँगा, तो EL अकेडमी में कोई भी जीरो जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूंगा, अब मैं सेव करके रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि 10 लेंथ होने के कारण वहाँ पर 5 जीरो जो हैं वो लेफ्ट में अपने आप ऐड हो गई। तो जेड फिल इस तरह से काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंड्स विद और स्टार्ट्स विद है। ये दोनों के दोनों बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे को ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट, क्योंकि मैं आउटपुट चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर S1 जो है वो लेता हूँ, और स्टार्ट्स विद जो है वो देता हूँ इसके अंदर। और स्टार्ट्स विद में मैं कोई भी एक स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग, या फिर एक कोई कैरेक्टर, कुछ भी मैं दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर सिंपल दिया उसे ई, तो ये ई से शुरू हो रहा है, तो मैं सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो वो बोलेगा ट्रू। अगर मान लो मैं इसे ई एल दूंगा, तब भी ये ट्रू रहेगा। अगर मान लो मैं इसको ई एल के साथ में स्पेस दे दूँ, ये तब भी ट्रू देगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ई एल के स्पेस के साथ में यहाँ पर बी दे देता हूँ, कुछ भी ऐसा जिससे वो शुरू नहीं हो रहा, तो ऐसे में ऑब्वियस है वो मुझे फॉल्स देगा। अगर मान लो ऐसा ही एंड्स विद के अंदर किया जाए, तो एंड्स विद में भी ये अगर देखा जाए, तो अब जैसे यहाँ वाई पे एंड हो रहा है, तो मैं अगर इसको वाई दूंगा तो ये यहाँ पर ट्रू देगा। अगर मान लो मैं इसको एक सब स्ट्रिंग दे देता हूँ एम वाई, तो अगर हम लास्ट के 2 लेटर देखें, तो लास्ट के 2 लेटर एम वाई हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा लेटर दे दूँ जो वहाँ पर नहीं है, तो वो एक कैरेक्टर हो या सब स्ट्रिंग हो, वो उसको फॉल्स देगा। तो ये जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और हम वहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल जो है वो वहाँ पर चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन एग्जांपल के लिए मुझे थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जो है वो एक लिस्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और क्योंकि अभी आप स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको लिस्ट ना पता हो। तो अभी के लिए आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक एल लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं S1, S2, S3, S4, S5 और S6 जो है वो स्ट्रिंग्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एक करके फॉर आई इन एल जाता हूँ, मतलब मैं हर एक स्ट्रिंग को चेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ इफ़ जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है एंड्स विद, मान लो मैं यहाँ पर इसको जो है वो एक कैपिटल डी दे देता हूँ, और कैपिटल डी से जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो रही है उसको मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास बाहर आ जाए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट आई करवा देता हूँ। तो सेव करके अगर मैं रन करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये सबको चेक कर रहा है वहाँ पर,
और चेक करने के बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड है ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कैपिटल डी के साथ में एंड कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था इसका, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ स्ट्रिंग को समझिए और ये बेसिक चीज़ समझिए कि एंड्स विद और स्टार्ट्स विद जो है वो किस तरह से काम करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो ऑब्वियस है, जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है बिल्ट इन फंक्शंस का वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो उसमें अगर मैं एक एक करके आपको यहाँ पर अलग अलग आउटपुट लेकर दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ऑब्वियस है आप बोर हो जाएंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि खतरनाक है नहीं, तो हमारे को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि हम एक एक यहाँ पर चीज़ जो भी है उसको अलग अलग से स्टडी करें। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये करता क्या है। ये सारे के सारे जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स में आपको आउटपुट देते हैं। अगर एलनम है तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर या तो इसमें अल्फाबेट होंगे या फिर इसके अंदर नंबर्स होंगे। अल्फा अगर सिर्फ अल्फाबेट्स की सीक्वेंस है तो यहाँ पर ओके रहेगा, अगर उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर है तो फॉल्स आ जाएगा। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर एस की जो भी हमारी कोडिंग है उसके हिसाब से हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर वो डेसिमल नंबर है तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर सिर्फ डिजिट्स यूज़ की गई हैं वहाँ पर तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर कोई भी ऐसा वहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जिसको आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है, यानी वो सारे के सारे रूल्स जो हैं उसको फॉलो करता है तो ट्रू। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा रूल है जो वो नहीं फॉलो कर पा रहा तो ऐसे में फॉल्स। अगर सारे के सारे लेटर्स लोअर हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। इस न्यूमेरिक के अंदर अगर सारे के सारे नंबर्स हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। कई बार ऐसा होता है एक फाइल से दूसरी फाइल में जब भी हम कुछ लेटर्स को कुछ कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते प्रॉपरली, तो ऐसे में हमारे पास प्रिंटेबल जो है वो फॉल्स आ जाता है। इसको जब आप फाइल्स के साथ में डील करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी के लिए सिंपल समझ लीजिए कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन अगर मान लो उसको किसी दूसरी लैंग्वेज से हम लेकर आए हैं, वो भलाई वो ग्रीक लैंग्वेज हो, भलाई वो जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, कई हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। साई या फाई या कोई भी हमारा वहाँ पर जर्मन लेटर आ गया, तो ऐसे में वहाँ पर कई बार एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाने में जब दिक्कत होती है तो प्रिंटेबल फॉल्स आ जाता है। स्पेस हम जानते हैं स्पेस क्या होता है, अगर स्पेस है तो वो ट्रू, अगर स्पेस नहीं है तो वो फॉल्स। अगर मान लो वहाँ पर टाइटल केसिंग है, यानी पहला जो है वो कैपिटल है बाकी स्मॉल है तो ट्रू वरना फॉल्स। इज अपर अगर सारे के सारे कैपिटल हैं तो यहाँ पर ट्रू वरना फॉल्स। अब इसका आउटपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा। ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, जो भी मैंने यहाँ पर 8 अलग अलग स्ट्रिंग दी हैं इसको मैंने एक लिस्ट में ले लिया है और ट्रैवर्सिंग में मैंने क्या किया है कि आई जो है ये लिया हुआ है और ये आई जो है ये एक एक करके सबको रेफर करेगा। अब अगर मान लो आपको ट्रैवर्सिंग जो है उसके बेसिक्स पता है तो ऐसे में आपको ये जो प्रिंट कमांड है ये समझ में आ जाएंगी कि प्रिंट कमांड में मैंने क्या लिया है। मैंने यहाँ पर सारी की सारी स्ट्रिंग्स को चेक करवाया है, चेक मैंने यहाँ पर करवाया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चेकिंग है, लेकिन हम किस चीज़ को चेक करवा रहे हैं उसके लिए मुझे लेफ्ट में आपको कुछ ना कुछ तो देना था, अदरवाइज़ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने वहाँ पर क्या चीज़ चेक करवाई है। तो ये जो है इस तरह से सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं एक के बाद एक चेक होंगी और आपके पास आउटपुट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो भी अलग अलग हमारे पास फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स के अंदर वो अपने आप चेक होते जा रहे हैं और आपके सामने आते जा रहे हैं। तो आप जो है वो चाहें तो आराम से किसी भी मोमेंट में यहाँ पर पॉज करके किसी भी एक चीज़ को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या वो ट्रू दे रहा है और क्या वो फॉल्स दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जी अब बात करते हैं हमारे लास्ट ब्लॉक की बिल्ट इन फंक्शंस के, जो कि हमारा जॉइन से शुरू होकर स्प्लिट लाइंस तक चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइन की। जॉइन जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर हमारे को हमेशा जो है पहले कनेक्टर देना होता है। एक क्या होता है कनेक्टर और क्या होती है मेन स्ट्रिंग, ये दोनों के दोनों आपको जैसे ही मैं यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाऊंगा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जॉइन की जो पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर आती है मेन स्ट्रिंग। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको पहले इसका एक तरह से जो तरीका है, जो वे है आपका लिखने का, सिंटेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो आपको समझना होगा। पहले कनेक्टर और फिर मेन स्ट्रिंग। कनेक्टर भी आपका एक स्ट्रिंग होता है, जो मेन स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग है ही। अगर मान लो मैं x में ये वाली वैल्यू असाइन कर देता हूँ और कनेक्टर में ऐसा करते हैं हम एक हाइफन ले लेते हैं, और क्योंकि वो स्ट्रिंग में लेना है हमारे को तो हाइफन को इस तरह से कोटेशन मार्क में लेना होगा। मेन स्ट्रिंग में यहाँ पर S1 ले लेता हूँ। S1 मेरी पहले से डिफाइंड है तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, जो भी मैंने यहाँ कनेक्टर लिया है ये कनेक्टर जो भी हमारी S1 स्ट्रिंग है
उसके हर एक दो कैरेक्टर्स के बीच में जाकर अटैच हो जाएगा, यानी जे और ओ के बीच में, ओ और आई के बीच में, हर एक दो कैरेक्टर्स, इवन की एन और स्पेस के बीच में और फिर स्पेस और ई के बीच में भी ऐसे ही हमारे पास ये हाइफन आ जाएगा। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो हमारे पास एन और स्पेस के बीच में एक कनेक्टर आ गया, फिर स्पेस और ई के बीच में एक कनेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टर आगे बढ़ता जाएगा। कनेक्टर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कनेक्टर में हम एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर ASDF चाहें और मैं सेव करके रन करना चाहूँ, तो हर एक जो मेन स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसके बाद ASDF आ जाएगा, फिर हमारे पास ये ASDF आएगा। तो हम यहाँ पर कोई सी भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं कनेक्टर में, और एक हमारे को मेन स्ट्रिंग देनी है जिसके मेन लेटर्स जो हैं वो वहाँ पर यूज़ होंगे, जिसके बीच में कनेक्टर जो है वो रिपीटेडली आएगा। तो ये है हमारा जॉइन। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, किसी भी एक स्ट्रिंग को तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तीनों पार्ट्स एज सब स्ट्रिंग जो हैं वो हमारे को एक ट्रिपल के अंदर मिल जाते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पार्टीशन जो हमारा बिल्ट इन मेथड है उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा हमें जो भी इसके अंदर है। अगर मान लो हम जो है वो S1 के अंदर जो चीज़ नहीं है, मान लो Z जैसे नहीं है, ये हम पास कर देते हैं, तो ऐसे में ये तीन वहाँ पर सबस्ट्रिंग तो बनाएगा, लेकिन तीन सबस्ट्रिंग में दो जो है वो एम्प्टी होंगी। फर्स्ट जो सबस्ट्रिंग होगी वो तो हमारी पूरी की पूरी जो भी हमारी S1 है वो होगी, क्योंकि Z है ही नहीं। वो Z को सर्च करना शुरू करेगा, यहाँ से उसको Z मिलेगा नहीं, तो ऐसे में वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक सबस्ट्रिंग की तरह हमारे को दे देगा। मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग थी वो उसने एक सबस्ट्रिंग बनाकर दे दी। उसके बाद दूसरी सबस्ट्रिंग के अंदर उसने कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो था ही नहीं। और थर्ड, हमेशा जो भी हमारा मेन वहाँ पर कैरेक्टर होता है या सबस्ट्रिंग होती है, उसके राइट वाली जो सबस्ट्रिंग होती है वो ये सबसे लास्ट में देता है। लेकिन जब Z ही नहीं है तो उसके राइट में तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे में ये भी हमारे पास एम्प्टी आ गई। अब मैं आपको एक यहाँ पर लेटर ऐसा लेकर दिखाता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ X, तो X के हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में यहाँ पर अलग अलग सबस्ट्रिंग्स हैं। तो ऐसे में X से पहले वाली ये एक सबस्ट्रिंग बनेगी, X ये अपने आप में दूसरी सबस्ट्रिंग बनेगा, और X के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो थर्ड जो हमारे पास सबस्ट्रिंग होगी उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर R पार्टीशन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं वो ही चीज़ हमारे पास इसमें आई। क्यों? जबकि R पार्टीशन जो है वो यहाँ से सर्च करना शुरू करता है, और जो पार्टीशन है वो लेफ़्ट टू राइट सर्च कर रहा है। तो ऐसे में X पे अगर मान लो हम आएँ, तो क्योंकि सिर्फ एक ही X है तो कोई फ़र्क हमारे को नज़र नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों के दोनों जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ई लेकर दिखाऊं तो आपको ये फ़र्क साफ पता चल जाएगा। जब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच करेगा तो ई उसको यहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे में जॉइन और स्पेस ये एक सबस्ट्रिंग बनेगी, ई अपने आप में दूसरी सबस्ट्रिंग बनेगा, और तीसरी सबस्ट्रिंग जो है वो एल से लेकर एंड तक इस तरह से बनेगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। इसको पहले हम आर को हटा देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जॉइन और स्पेस अलग आ गया, ई अलग आ गया, और उसके बाद अलग हो गया। लेकिन अगर इसी में हम आर पार्टीशन करेंगे तो ये राइट से अप्रोच करेगा। अब अगर राइट से अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं कि ई जो है वो उसको यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे में ई से पहले वाले जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो, उसके बाद ई, और उसके बाद ई के राइट में जो कैरेक्टर्स हैं वो, ये तीन सबस्ट्रिंग बन जाएंगी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये फर्स्ट सबस्ट्रिंग बन गई, फिर दूसरी जो है वो ई की बनी, और ई के राइट में जो हैं वो इस तरह से बन गए। तो इस तरह से पार्टीशन और आर पार्टीशन जो है वो काम करते हैं। अगर कोई लेटर नहीं है तो ऐसे में ध्यान रखना पूरी स्ट्रिंग आएगी, दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक वहाँ पर हम लेटर ही दे सकते हैं या कैरेक्टर दे सकते हैं। हम चाहें तो कोई भी चीज़ जो वहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे मैं यहाँ पर ACA इसे अलग लेना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेव करके रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो अकेडमी है उसका ACA अलग हो गया, उससे पहले वाली जो सबस्ट्रिंग है वो अलग हो गई, और उसके बाद वाली जो हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रिंग है वो अलग हो गई। तो ये हमारे पास पार्टीशन मेथड है। इसके बाद जो स्ट्रिप मेथड है ये मैं बाद में करवाता हूँ, पहले स्प्लिटिंग करवा देता हूँ, क्योंकि जैसे पार्टीशन है बिल्कुल वैसे ही स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो हम स्प्लिट लेते हैं, तो स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट यहाँ पर
जो भी हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है उसी पे वहाँ पर स्ट्रिंग को तोड़ेगा, लेकिन ऐसे में जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो वहाँ पर एलिमिनेट कर देगा, वो हमारी सब स्ट्रिंग में नहीं होगा। और ये जितने भी इंस्टेंस होंगे इसके, उस पे ऐसा नहीं होगा कि 3 ही हमारे पास सब स्ट्रिंग आएंगी, जहाँ जहाँ पर उसे ए मिलेगा ये वहाँ पर उसको ब्रेक कर देगा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी उसको ए सिर्फ एक जगह मिला, तो उसने वहाँ पर सिर्फ 2 वहाँ पर पार्ट्स किए हमारी स्ट्रिंग के। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग हम वहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में देंगे वो वहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मान लो हम कुछ भी ना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर या स्पेस ये उस पर स्प्लिटिंग करता है। तो अब अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप देख सकते हैं जॉइन अलग हो गया, EL अलग हो गया, अकेडमी अलग हो गया, 4 अलग हो गया और एक्सीलेंस अलग हो गया, साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन अलग हो गया। जहाँ जहाँ पर स्पेस था उसने वहाँ पर ब्रेक कर दिया। अगर मान लो यही चीज़ मैं आपको S2 में करके दिखाऊं तो वहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वहाँ पर भी स्प्लिटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो माई अलग हुआ, नेम अलग हुआ, इज़ अलग हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मनोज अलग और राणा अलग हो गया। ये मनोज अलग क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर था, तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर पे भी वहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई। तो इस तरह से हमारी जो स्ट्रिंग S2 थी उसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब और यही मैं अगर आपको 3 में दिखाऊं तो वो टैब दिए हुए हैं जो मैंने बीच में, उन टैब पे भी वहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर या स्पेस उस पर ऑटोमेटिक स्प्लिटिंग होती है। अगर मान लो कोई भी हम लेटर दें जो वहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ E और यहाँ पर S1 दे देते हैं हम, तो जहाँ जहाँ पर E है वहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। पहली स्प्लिटिंग यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर। और E जो है वो हमारे को एज अ सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइन, उसके बाद EL के बाद यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई, अकेडमी में यहाँ पर D के बाद जो E आता है वहाँ स्प्लिटिंग हो गई। और आप देख ही सकते हैं जहाँ जहाँ पर E था वहाँ पर जो है वो हमारी स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से ये काम करता है स्प्लिट। अगर हम R स्प्लिट की बात करें तो R स्प्लिट और स्प्लिट इसको अगर मान लो हमने समझना है तो वो समझना पड़ता है हमारे को जब हम वहाँ पर, अगर मान लो हमने करवानी है स्प्लिटिंग कि 2 हम वहाँ पर शुरुआत में अलग चाहते हैं। अब जैसे E में है और E में हम चाहते हैं कि 2 अलग हो जाएं, हमारे पास 2 अलग हो जाएं का क्या मतलब है, हमारे पास ये जॉइन और एल अकेडमी आए उसके बाद में जो है वो बाकियों में स्प्लिटिंग हम नहीं चाहते। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जॉइन आया, ये एल अकेडमी आया, उसके बाद हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं आई। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास स्प्लिट फंक्शन और आर स्प्लिट अलग हो जाएंगे। अब अगर मैं आर स्प्लिट करूँगा तो यहाँ पर राइट से ये चीज़ शुरू होगी। राइट में वो पहला ई और दूसरा ई ये देखेगा, उसके बाद बाकी में वो स्प्लिटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जॉइन EL अकेडमी फॉर एक्सीलेंस में यहाँ तक हमारे पास एक सब स्ट्रिंग बनी है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला ई आया, उसके बाद NC आया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला ई आया और यहाँ पर एक स्पेस और एक्सक्लेमेटरी साइन आया। तो यहाँ पर आप आर स्प्लिट के अंदर फ़र्क जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं आर स्प्लिट में सिर्फ ई लेता हूँ तो आप यहाँ पर फ़र्क नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है वो आउटपुट वही आया है जो आउटपुट आपके पास सिंपल स्प्लिट में आया था। तो आर स्प्लिट या स्प्लिट के अंदर तब हमारे को फ़र्क दिखता है जब हम यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, यानी हम वहाँ पर बताते हैं कि हमारे को वहाँ पर कितने स्प्लिट चाहिए, हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए या कितने पार्ट्स हम वहाँ पर अलग करना चाहते हैं मेन स्ट्रिंग से। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग काम करती है। स्प्लिट लाइंस जो है वो आप देख ही सकते हैं, उसके नाम से ही क्लियर है कि स्प्लिट लाइन क्या करने वाला है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक मल्टी स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ली और इसमें मैं यहाँ पर स्प्लिट लाइंस जो है वो करवाता हूँ और मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर होता है। तो अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या आ गया। सबसे पहले मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आई, क्यों? क्योंकि पहला न्यू लाइन कैरेक्टर जो है उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद माई नेम इज़ ये हमारे पास एक लाइन में था और फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर हमारे पास मनोज राणा जो था वो है। तो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आई जिसके अंदर 3 अलग अलग जो हैं वो आउटपुट आप देख सकते हैं।
तो अब पार्टीशन और स्प्लिट जो है वो वाले मेथड समझने के बाद अब हम समझते हैं कि स्ट्रिपिंग किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है, ये तीनों बिल्ट इन मेथड जो स्ट्रिप वाले हैं ये मेन काम करते हैं हमारे स्पेसिस को हटाने में। कैसे? अगर मान लो हम यहाँ पर S3 लें, जो कि मैंने स्पेशली यहाँ पर इसीलिए लिखी है कि मैं आपको स्ट्रिप जो है वो समझा सकूँ। तो स्ट्रिप फंक्शन जो है उसमें हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस हम देते हैं, और ऐसे में लेफ्ट में हमारे पास जितने भी स्पेसिस हैं वो स्पेसिस यहाँ पर ये स्ट्रिप फंक्शन जो है ये हटाएगा, साथ में राइट वाले स्पेसिस भी हटा देगा। अगर मैं एल स्ट्रिप दूंगा तो ये सिर्फ लेफ्ट वाले हटाता है, आर स्ट्रिप दूंगा तो वो ये सिर्फ राइट वाले हटाएगा। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है दोनों साइड के जो स्पेसिस हैं वो हटाते हैं। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि EL से पहले अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, और अकेडमी के बाद भी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। जो कर्सर है, कर्सर को लेफ्ट में या राइट में ले जाकर आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है ईजीली। और अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एल स्ट्रिप लेता हूँ तो आउटपुट जो है वो आपको सेम दिखेगा, लेकिन होगा नहीं। यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैंने आपको कहा था आउटपुट आपको सेम दिखेगा, क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये हट चुका है। मैं जैसे ही यहाँ से लेफ्ट करता हूँ वो ऊपर वाली लाइन में चला जाता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जब मेरे पास कर्सर जो है, आप कर्सर की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है। ये जो हमारे पास ब्लिंकिंग कर्सर है, अगर मैं यहाँ पर राइट कर्सर जो है, जो कर्सर की है मेरे कीबोर्ड में, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ ये, तो आप देखेंगे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इसका मतलब इसके पास कोई भी स्पेस नहीं है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, यानी अकेडमी के बाद, अब मैं यहाँ पर राइट की दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है वो आगे आ गया, और फिर मैंने दबाया, फिर आगे आ गया, ये फिर आ गया। तो 3 स्पेसिस जो हैं, 3 स्पेसिस में इस तरह से आगे ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद जाकर यहाँ पर आया हूँ मैं। तो ये जो मेरा कर्सर है ये यहाँ पर 3 स्पेसिस 1 2 3, यह आपको दिखा सकता है कि किस तरह से 3 स्पेसिस हमारे पास हैं। यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से आपको ये जो है ये दिखा सकता हूँ कि मेरे पास 3 स्पेसिस हैं। तो ये फ़र्क होता है एल स्ट्रिप में और स्ट्रिप में। अगर मैं यहाँ पर आर स्ट्रिप करता हूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट वाले जो हमारे स्पेसिस हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, और ये आप देख पाएंगे आराम से, क्योंकि लेफ़्ट वाले स्पेसिस तो साफ ही दिखते हैं। तो ये लेफ़्ट वाले स्पेसिस हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वाई के अंदर कोई भी, मतलब वाई के बाद हमारे पास कोई भी अब स्पेस नहीं होगा। मैं अगर राइट कर्सर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। तो ये है हमारे पास स्ट्रिप फंक्शन, किस तरह से काम करते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और मेन हमारा स्ट्रिप फंक्शन। और इसी के साथ हमने सारे के सारे जितने बिल्ट इन फंक्शन थे वो सारे के सारे करें, कोई भी नहीं छोड़ा। हाँ, एक मैं आपको अलग से बता देता हूँ, इसमें एक लेन फंक्शन होता है जो सिंपल वहाँ पर कैरेक्टर्स काउंट करता है। अगर मान लो यहाँ पर जो है मैं लेन फंक्शन यूज़ करूँ, तो ये लेन फंक्शन जो है ये एक स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर S1 दिया इसको, तो ये S1 के अंदर सारे कैरेक्टर्स काउंट करेगा। अब वहाँ पर 32 कैरेक्टर्स हैं और वो हमारे को बता देगा 32 है। अगर मान लो मैं इसी तरीके से S3 जो है वो लेता हूँ और मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पर ये जो 18 आया है ये 18 कैरेक्टर्स बता रहे हैं वहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा बिल्ट इन फंक्शन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस जितने भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो सारे के सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।